लेक्चर में सामान्य संभावना वक्र तथा उसके उपयोग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस पूरे चैप्टर को अब आगे पढ़ाएंगे कई लेक्चर्स में। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड इट्स एप्लीकेशंस। जनरल पॉइंट्स रखते हैं कि ये क्या है। सामान्य संभावना वक्र 19वीं शताब्दी के मध्य तक अनेक गणित विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित कर चुकी थी। डी मोइवर, जो कि लंदन में एक शरणार्थी गणित विशेषज्ञ के रूप में रहा करते थे, ने 1733 ईस्वी में 1733 में सर्वप्रथम सामान्य संभावना वक्र के लिए समीकरण प्राप्त किया था, जिसका उपयोग वह धनाढ्य जुआरियों की समस्याओं के समाधान में किया करते थे। इसके साथ ही जर्मनी में गॉस, फ्रांस में लैप्लास एवं बेल्जियम में क्वेटलट ने भी सामान्य संभावना वक्र के सिद्धांत के विकास में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। इस वक्र के अध्ययन का महत्व विज्ञान के साथ साथ शिक्षा शास्त्र, सामाजिक विज्ञान एवं मनोविज्ञान में विशेष रूप से किया जाने लगा था। आधुनिक युग में प्रत्येक विज्ञान में सामान्य संभावना वक्र का महत्व है। जब कोई वितरण घंटाकार बेल शेप्ड होता है तो उसे सामान्य वक्र या नॉर्मल कर्व या सामान्य संभावना वक्र या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या गॉसियन वक्र भी कहते हैं। चित्र संख्या 1 में संभावना वक्र का एक आदर्श उदाहरण है। किसी भी आवृत्ति वितरण को इस सामान्य संभावना वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। मानसिक मापन, मेंटल मेजरमेंट तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के छात्रों के लिए इस सामान्य संभावना वक्र और इसके प्रयोग को भली भांति समझना आवश्यक है। मनोविज्ञान एवं शिक्षा के अधिकतर माप मेजरमेंट सामान्य वितरण वक्र के द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इस प्रकार इस वक्र का प्रयोग शिक्षा एवं मनोविज्ञान बहुतायत रूप से किया जाता है। इस वक्र का प्रयोग हम बहुत ही लार्ज स्केल पर करते हैं। ये देखो, ये एक वक्र है, इसका डायग्राम हम अभी आगे दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो भी हमने चित्र की बात की, ये सामान्य संभावना वक्र है। अभी इसके बारे में बात करते हैं। सामान्य वितरण एक प्रकार का दर्शन है जिसके अनुसार संपूर्ण प्रकृति में एक रूपता पाई जाती है। प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण निम्नतम से उच्चतम सीमाओं के बीच विभिन्न श्रेणियों में होता है। प्राणी जगत में यदि हम विचरण करते हैं तो पाते हैं कि प्राणी जगत में सूक्ष्मतम जीवधारी अमीबा से लेकर हजारों टन भार वाली व्हेल मछलियाँ देखने को मिलती हैं। सबसे छोटा क्या है? अमीबा जीव है, और सबसे बड़ा क्या है? ब्लू व्हेल है। परंतु अधिकांशतः प्राणी इन दो सीमाओं के बीच ही पाए जाते हैं। तो सबसे छोटा जीव हमने देखा अमीबा, और सबसे बड़ा जीव देखा व्हेल। अधिकांश जीव क्या है? इन दोनों के बीच में है। इसी प्रकार वनस्पति जगत पर यदि हम अपनी दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि काई एल्गे होती है, जो ब्लू ग्रीन एल्गे या एल्गी से लेकर देवदार के विशाल वृक्ष या और भी कोई प्रजाति का विशाल वृक्ष जो सबसे ऊंचा वृक्ष हो दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर भी यदि हम ध्यान से देखें तो पाते हैं कि विभिन्न पौधे और वृक्ष इन दो सीमाओं अर्थात काई एवं देवदार के मध्य ही पाए जाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं ये काई से बड़े होंगे या देवदार से छोटे होंगे, इसी के बीच में सारे वनस्पतियां एग्जिस्ट करती हैं। इसी प्रकार
मानव जगत में भी शारीरिक, मानसिक आदि विभिन्न शील गुणों की उच्चतम सीमाएं एवं निम्नतम सीमाएं देखने को मिलती हैं। किसी भी शील गुण पर सबसे अधिक व्यक्ति मध्यम या सामान्य श्रेणी में होते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति धनात्मक दिशा अर्थात पॉजिटिव साइड और कुछ व्यक्ति ऋणात्मक दिशा अर्थात निगेटिव साइड में स्थित होते हैं। जैसे जैसे मध्य से धनात्मक या ऋणात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, देखो यहाँ पर एक चीज़ दिखा देते हैं, मध्य से ये देखो मीन है, मीन से एक तरफ बढ़ते जाते हैं तो धनात्मक, एक तरफ बढ़ते जाते हैं तो ये ऋणात्मक या निगेटिव, तो माइनस सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, ये तो आगे चल के बताएंगे, अभी इस लेक्चर में नहीं बताएंगे कि सिग्मा क्या है, वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और ये जीरो, यहाँ पर जो ये मीन है मध्यमान है, तो लेकिन यहाँ पर ये बात आई कि एक साइड क्या है धनात्मक और दूसरे साइड क्या है ऋणात्मक। जैसे जैसे मध्य से धनात्मक या ऋणात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, ये संख्या निश्चित क्रम में घटती जाती है तथा क्रम अनंत तक चलता रहता है। यहाँ पर अगर देखिए तो ये कर्व आगे अनंत तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक जाता है। यदि इनसे संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाए तथा आवृत्ति वितरण तैयार करके आवृत्ति बहुभुज बनाया जाए तो उसकी आकृति घंटाकार या एक घंटी जो होती है, जो मंदिर में लगी होती है, बेल शेप की होती है, घंटाकार या बेल शेप बनेगी। वितरण के इस प्रकार के स्वरूप को जिसमें कि हम यदि आकृति बनाते हैं, जो आवृत्तियां दी हुई हैं उनसे जो आकृति बनाते हैं, तो वो घंटाकार रूप में प्राप्त होती हैं। इसी को ही सामान्य वितरण कहते हैं। इसी को ही सामान्य वितरण कहते हैं। इसे सामान्य संभावना वक्र या सामान्य वितरण वक्र, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं। इसे चित्र के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ये चित्र है। तो अधिकतम जो केसेस हैं वो यहाँ बीच में लाई करते हैं, ये लिखा है इसके बीच में 50% है, ये 68 पॉइंट मतलब सिग्मा प्लस और माइनस सिग्मा के बीच में 68% केसेस हैं, +2 सिग्मा और -2 सिग्मा के बीच 95 केसेस हैं। इस तरह से ये है, ये बेल शेप, परफेक्ट बेल शेप कर्व बनता है। कभी कभी इस तरफ एग्जिस्ट करता है, कभी कभी इधर करता है, तो वो आगे सब बताएंगे डिटेल में। उदाहरण के लिए स्कूल के बच्चों की बुद्धि के प्राप्तांक, भूल भुलैया द्वारा सीखने में त्रुटियों आदि को सामान्य वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके साथ ही बहुत सी समस्याओं के अध्ययन में सामान्य संभावना वक्र का प्रयोग किया जाता है या सामान्य संभावना वक्र की किसी न किसी प्रकार से सहायता ली जाती है। सामान्य संभावना वक्र पूर्णतः एक गणितीय कार्य है। इस वक्र को परिभाषित करने के लिए एक समीकरण होता है जिसको आगे विस्तृत रूप से हम समझेंगे। दिए गए चित्र में किसी समवितरण का सामान्य संभावना वक्र है। यहाँ पर इस वक्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इसको भी इसी क्रम में आगे विस्तार पूर्वक विवेचना करेंगे। धीरे धीरे आगे चलकर सामान्य संभावना वक्र का उपयोग भौतिक विज्ञानों के साथ साथ उन सभी क्षेत्रों में किया जाने लगा जहां प्रतिदर्श सिद्धांत अर्थात सैम्पलिंग थ्योरी के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं और इसी के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान में हम सामान्य संभावना वक्र को बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाने लगे। तो यहाँ पर आज इस पहले लेक्चर में हमने सामान्य संभावना वक्र बताया। इस पूरे चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ाएंगे, तो बहुत सारे पार्ट में ये बनेगा। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियोज़।